विष्णु प्रभाकर हिंदी के मनीषी साहित्यकार हैं। 50 से अधिक वर्षों से इनकी लेखनी बिना रुके हुए चलती रही है। अपने लंबे रचनात्मक जीवन में इन्होंने विभिन्न विधाओं में अनेक गौरव ग्रंथों तथा हिंदी का साहित्य भंडार समृद्ध किया है। एक देश, एक हृदय, श्वेत कमल, हम इनके ऋणी हैं, दृष्टि की खोज, स्वाधीनता का संग्राम, हंसते निर्झर बहती मिट्टी, मैं अछूत हूं, गुड़िया खो गई, बंदिनी, चंद्रहार, दर्पण का व्यक्ति, तट के बंधन, निष्कांत, कोई तो, स्वप्नमयी जैसे उपन्यासों, धरती अब भी घूम रही है, संघर्ष के बाद, कुहासा और किरण, सत्ता के आर पार, युगे युगे क्रांति, डॉक्टर, नवप्रभात, गांधार की भिक्षुणी आदि अनेक प्रसिद्ध कहानी संग्रहों और नाटकों तथा यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज, मेरे मीत, मेरे हमसफर, हिमालय की गोद में आदि संस्मरणों तथा यात्रा वृत्तांतों के अतिरिक्त बंगला भाषा के महान कथा शिल्पी शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा जैसी अमर कृति के लेखक विष्णु जी हिंदी के विशिष्ट प्रतिभा संपन्न रचनाकारों के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनकी इन कृतियों में भारतीय जीवन की आत्मा और अस्मिता मूर्त होती है। उनमें भारत का राष्ट्रीय स्वर मुखर होता है। भारतीय जीवन के विशिष्ट मूल्य और आदर्श, सत्यनिष्ठता, मानवीयता, स्वतंत्रता, समता, करुणा आदि इनकी कृतियों में प्रमुख हैं, तो इनकी आलोचनात्मक दृष्टि उन प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रहार करने से भी नहीं चूकती जो हमारे इन मानवीय मूल्यों को कलुषित करते हैं। पार्टीशन का असर तो सारे देश में हुआ, उधर भी हुआ और हिंदुस्तान में भी हुआ, जो पाकिस्तान बना उसमें भी हुआ। लेकिन हम अगर रेडियो की बात करें तो रेडियो का काफ़ी स्टाफ जो था वो चला गया, और उसके बाद जो केसकर जी थे, जो मिनिस्टर थे वहाँ के, उन्होंने भारत के जितने भी अच्छे अच्छे हिंदी के लेखक थे उन सबको ला करके प्रोग्राम के लिए नियुक्त कर दिया। उनमें आदरणीय विष्णु प्रभाकर जी भी थे। आप हमारे प्रोड्यूसर थे जब उसके बाद ड्रामा के नव प्रभात हुआ करता था। नाटक तो हमें याद है, नाटक हमारे पास है, वो अच्छा छपा हुआ। नहीं, वो सीरियल था जो आप करते थे, रोज लिखते थे। सीरियल नव प्रभात, हाँ, वो तो बहुत दिन चला था। उसमें कोई ऐसी जो आपको याद हो? उसको कुछ याद नहीं। देखिए, याद मैं आपको दिलाता हूँ। आप लिखते थे, बाज़ी दफ़े ऐसा होता था कि टाइम हो गया है, लिखते लिखते पन्ने आप भेज देते थे कि स्टूडियो में जाके ये दे दो। दूरदर्शन में, हाँ, तो टीवी में तो आपका काफ़ी सहयोग रहा। हाँ, बहुत रहा। हाँ, एक था आपका नाटक लिपस्टिक की रेडियो मुस्कान। पर भी देखिए 47 से लेकर के और 57 में तो खैर 55-57 तो हम स्टाफ पर रहे, और उसके बाद भी निरंतर इतना हमारे 8 वॉल्यूम हैं जो मोटे मोटे रखे यहाँ, जो प्लेस के उसके जो हैं, जो हमने वहाँ किए, मेरे 8 वॉल्यूम हैं। अच्छा, हाँ। तो वो सब आपको याद है अभी तक? थोड़ा बहुत उसके बारे में कुछ उसकी बताइए, कुछ उसके बारे में कुछ। जैसे आपका वो एक लिपस्टिक की मुस्कान थी जो मैंने किया था, एक नाटक था, बहुत सुंदर ढंग से आपने लिखा, और भगवान आप ही की कृपा से वो सुंदर ढंग से प्रस्तुतिकरण भी हो गया उसका। हमें तो नव प्रभात की ज़रूर याद है, एक बहुत अच्छी इसमें डायलॉग थे। तो ये देखिए ना, आपने रेडियो में काम किया, रेडियो में पे आपके फर्स्ट प्रोड्यूसर थे। उसके बाद आया ज़माना दूरदर्शन का। हेमेंद्र होते थे। हाँ, हेमेंद्र थे, हेमेंद्र भी थे। देखिए, उसके बाद आया ज़माना दूरदर्शन का। जब दूरदर्शन शुरू हुआ तब आपने बहुत सहयोग दिया उनको, दूरदर्शन वालों को। टेलीविज़न से हमारा संबंध शुरू से रहा, रेडियो से तो था ही हमारा, आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले भी कुछ रहा। आज़ादी के बाद तो 47 से तो कह नहीं सकते हमने कितना काम किया है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब टेलीविज़न ही शुरू हुआ तो हम लोग, मैं रेडियो में काम करता था, ये 55 की बात है, 55-56 की। ये टेलीविज़न एक्सपेरिमेंटल फिलिप का आया था। और फिलिप के बाद ही मैं इंटरव्यू करने के लिए जाया करता था। उसके बाद फिर एक्चुअली हमारे सरकारी टेलीविज़न आया, तो उसमें शुरू में कमलेश्वर और हम उससे जुड़े, और कोई था नहीं यहाँ।
तो इतना काम हमने शुरू में किया टेलीविज़न पर कि इंटरव्यू करना, ड्रामा लिखना, रिकॉर्ड करना, सारा एक तरह से घर की तरह से हम काम करते थे। और जब इंटरव्यू किन किन लोगों से करते थे, पहले उनसे बात कर लेते थे, समझा देते थे उनको। भाई मुझे याद है एक बार हमने महेश योगी का किया, जिनकी अभी मृत्यु हुई है। तो महेश योगी बड़े उत्सुक थे, तो खैर उनको हमने टेलीविज़न पर लाए और हमने कहा देखिए महेश योगी हंसते बहुत ज़ोर से थे। मैंने कहा महेश जी एक बात याद रखिए, ये टेलीविज़न के पुर्जे बहुत नाजुक होते हैं और आप बहुत ज़ोर से हंसते हैं, तो हंसने में ये टूट जाएंगे और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो विश्वास कीजिए कि पूरे प्रोग्राम में एक बार भी नहीं हंसे। लेकिन बहुत अच्छा इंटरव्यू उन्होंने दिया था, बताया था उन्होंने। तो इंटरव्यू हमने किए, किस किस के किए, मिनिस्टर्स के। और बड़ा इंटरेस्टिंग होता था, कभी कभी सुचेता कृपलानी जब चीफ मिनिस्टर यूपी में थी तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो वो सफ़ेद साड़ी पहने हुए आई, तो किसी ने उनसे कहा कि आप पहले ये क्या नाम पाउडर लगा लीजिए। बिगड़ गई, हम कोई वेश्या हैं या हम कोई लड़के हैं जो हम मेकअप कराएंगे। तो वो मेरे पास आए, कहने देखिए इनको संभालिए। मैं उनके पास आया, मैंने कहा देखिए क्या बात है। बोले ये हमसे कह रहे हैं कि आप पाउडर लगाइए। मैंने कहा आप मुझे देख रही हैं, मेरे चेहरे को देखिए आप। बोले नहीं आपके चेहरे पर तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा ये मैं पाउडर लगा चुका हूँ। तो मैंने कहा आपने एक गलती की है, सफ़ेद साड़ी पहने हुए हैं। उस समय सफ़ेद कपड़ा पहनना वर्जित था। आज भी है। हाँ, मैं भी ये टोपी नहीं लगा सकता था, इसके लिए कभी लगा टोपी लगाता था मैं। तो ये तो खैर बंदिशें थी, लेकिन प्रोग्राम पे सब बहुत अच्छे करते थे सब लोगों ने। मैं पत्रिका करता था, 3 अंकों में निकालता था, और चलता रहा। पहले कमलेश्वर करते रहे बहुत अच्छी तरह से, फिर जो भी आए उससे बहुत अच्छे हमने प्रोग्राम किए। हाँ, ज़्यादा होते नहीं थे। बिहार के एक सज्जन थे जो डायरेक्टर इसको देखभाल करते थे, अब हम तो अभी याद नहीं रहा उनका नाम। तो एक तो ये था कि सब लोगों में एकजुट होकर काम करने की भावना थी, और दूसरी ये कि हम अच्छे से अच्छा प्रोग्राम दे सकें। फिलिप की वो किताब मेरे पास रखी हुई, फिलिप की, जिसमें उन्होंने उस समय के एक्सपेरिमेंट टीवी के चित्र दिए हुए हैं। तो उसमें एक मेरा भी चित्र है इंटरव्यू करते हुए, जिसमें मंथरी गुप्त और 3-4 बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं हम। तो इतने इंटरव्यू मैंने किए हैं मिनिस्टरों के और राइटर्स के, सबके। और एक और हम काम करते थे, कभी कभी हमने ये किया कि भाई हम एक कोर्ट लगा, सजाओ कोर्ट, उसमें एक बने जस्टिस, एक किसी पात्र को लेकर, वैसे वात्स्यायन के उपन्यास के एक पात्र को लेकर एक महिला ने आपत्ति की, वो हमने दिखाया, वो आपत्ति कर रही है और वात्स्यायन जी उसका जवाब दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण होते थे, वो जज बने हुए थे, हम तो कंडक्ट कर रहे थे। तो उस समय की याद करके हमको बड़ा रोमांच आता कि किस तरह से हम लोग ऐन वक्त में घर की तरह से था हमारे लिए। रेडियो में बैठ कर के हमने कितने स्टूडियो में ड्रामे लिखे हैं ये सब लोग जानते हैं। ये विनोद शर्मा सरा, ये और टेलीविज़न पर भी हमारा वही हाल रहा कि शुरू में, फिर बाद में ज़माना बदलता रहता है, लोग और आते रहे करते रहे, लेकिन मेरे प्ले भी हुए टेलीविज़न पर और सब हुआ, वो सब मेरे पास हैं जी। तो हम संस्मरण कितने सुनाए उसके कि कैसे कभी कभी ऐसी बात हो जाती थी, लोग फिर नाराज़ हो गए, तो फिर नाराज़ होकर उनको फिर मनाना पड़ता था हमको। ये सब तो होता रहता था, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रोग्राम हम करें ठीक। जैसे मेरा नाटक नव प्रभात, जो अशोक की उसको हृदय परिवर्तन को लेकर है और जिसके डायलॉग बहुत ही अच्छे हैं, मेरा लिखा हुआ मैं कह रहा हूँ आपको। तो वो हमने रेडियो पर पढ़ने कितनी बार किया, उसको हमने टेलीविज़न पर किया। और मैंने शरद चंद्र के 3 कहानियों का टेलीविज़न पर एडेप्टेशन किया, अब वो बहुत ही सक्सेसफुल हुए। टेलीविज़न पर एक और सज्जन थे जो प्रोड्यूसर थे उस समय के, मुझे याद नहीं रहा नाम उनका, बड़े अच्छे आदमी थे।
तो ये सब इतने प्रोग्राम किए हमने, और हमारे ही नहीं, दूसरे लोगों के जो सबसे नाटक लिखते थे, अभी नाम उनका ये याद आया था, आपने बताया था, रेवती शरण शर्मा। रेवती शर्मा। वो उन्होंने इतने लिखे नाटक हैं और इतना सुंदर भाषा वो बोलते थे, बहुत अच्छा। और भी बहुत लोग थे जिनके नाम इस समय हमें याद नहीं आ रहे हैं, जो एक्टिंग भी करते थे, लिखते भी थे। और उसके बाद एक था कि हम उस सारी चीज़ को अपने घर की तरह से लेते थे। ये नहीं था कोई आदेश ऊपर से आया है। एक आध बार ऐसा हुआ, एक बार में हुआ कि डायरेक्टर जनरल के ख़िलाफ़ लोगों ने कोई रिपोर्ट कर दी, और रिपोर्ट करने पर वो डायरेक्टर जनरल साहब जो हैं वो इस बात के लिए उत्सुक थे कि उनका हम समर्थन करें। हमने कहा साहब हम तो आपके समर्थन क्या करेंगे, आपके आदमी हैं, लेकिन मैं तो इसका एक पार्ट हूँ। जो आपके साथ खिलाफ शिकायत की गई है वो मेरे खिलाफ भी है, इसलिए मैं समर्थन क्या करूँगा। तो ये सब इस तरह की छोटी छोटी बातें होती रहती थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रोग्राम्स जो होते थे वो एक उस समय पत्रिका निकलती थी, रेडियो की एक पत्रिका निकलती थी, और उसमें छपे से प्रोग्राम। मेरा सबसे पहला प्रोग्राम जो बुखारी के ज़माने में हुआ, कभी सम्मेलनों से लाभ है या हानि, डॉक्टर नगेंद्र मेरी बातचीत है, वो बाकायदा उस पत्रिका में छपी। उस वक्त हमारे कई नाटक छपे। तो उसमें ये सब हमारे लिए एक घर का माहौल था। हम लोग सब मिलकर काम करते थे। अब ये बैठे हुए हैं, ये थे विनोद शर्मा थे, और कौन कौन थे जो कभी हमने ये ख्याल ही नहीं किया कि ये हम कोई प्रोफेशन यानी कोई पेशेवर काम कर रहे हैं। हमें लगता था कि हम लिख रहे हैं। अब खन्ना जो थे बाद में डीजी बने, वो कहते थे हम स्टूडियो में बैठकर प्ले लिख रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। और खन्ना का तो यहाँ तक था कि वो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस करते करते वो काट देता था। उस समय जो एक्टिंग कर रहे हैं सामने सब लोग, इसमें 7-8 एक्टर तो हमारे बहुत मशहूर थे, ये दीनानाथ और लोग जो हैं वो सब बड़े परेशान हो जाते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जो उस प्ले को बीच में छोड़ना पड़ा। तो हुआ ये कि प्ले कुछ बड़ा था और समय कुछ कम था, तो खन्ना इस बात के लिए उत्सुक थे कि लोग ज़रा जल्दी करें। तो वो यूँ कर रहे थे। तो वो अंदर इतने मस्त थे ड्रामे में कि उन्होंने देखा नहीं। तो एक सज्जन ने देख लिया, उन्होंने पूछा क्या बात है, इशारे से सब। तो उन्होंने वो किताब पन्ने उठाए और कहा ये और ये। तो फिर उसके बाद वो सज्जन बाद में BBC चले गए थे, वो एक्टर, उन्होंने ऐलान कर दिया ड्रामे में बीच बोले, भाइयों अब प्रश्न 35 से 44 पर आ जाइए। ये ब्रॉडकास्ट हो गया। ये ब्रॉडकास्ट जैसे ही हुआ, खन्ना ने ड्रॉप, वो प्ले को वही ख़त्म कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें कभी कभी हो जाती थी, वरना बड़ा स्मूथ प्रोग्राम काम करते थे लोग प्ले, सब मिल कर के एक सहयोग से, भावना से। और जो कुछ काम किया भी है, जितना कुछ लिखा भी है मैंने, रेवती शर्मा ने, और एक और सज्जन होते थे जब उन्होंने बहुत लिखा। जब भी ऑर्डर हुआ, गोपाल दास ने कहा ये काम करना है, ये लिखना है, और हमने कहा ठीक है, लिखने को तैयार है। मैं रात को 3 बजे उठता था और सवेरे 11 बजे तक लिखता रहता था, और उसको लेकर के सीधा जाता मैं रेडियो। तो रेडियो में खन्ना गोपाल दास कहते लिख लाए, हमने कहा ये लीजिए, कहना वहाँ नकल करने के लिए दे दो, कॉपी बनाने के लिए। हाँ, उस समय ये रिकॉर्डिंग में तो था नहीं, वो हाथ से नकल करते थे। प्ले नकल हो रहा है, नकल होने के बाद रिहर्सल हो रही है, वो पढ़ने जा रहे हैं, रिहर्सल हो रही है, और रिहर्सल होने के बाद रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा है। आप सोच नहीं सकते वो किस तरह से काम होता था। अब तो सब मशीन से होता है, अब तो ज़माना बदल गया, हमारे ज़माने में बदल गया था। लेकिन जब हम करते थे किस मेहनत से, किससे, और कैसे करते थे, किया बहुत अच्छा। आपको आश्चर्य होगा कि मैं एक बार घूमता बहुत था, दक्षिण में चला गया। वहाँ मैं गया तो वहाँ देखा, एक दिन मुझे देख कर के एक महिला मेरे पास आई, तो मुझे कहने लगी आप वो हैं क्या जो रेडियो पर बोला करते हैं, आपका वो नाटक हमने सुना था। तो मुझे कितनी खुशी हुई।
नहीं, कि लोग ऐसे सुनने वाले हैं। और एक और घटना बताऊँ तो मैं एक प्ले में उसमें एक बात कर रहा था, तो उसमें एक आता है कि बनिए से कहा, देखो भाई तराजू ठीक रखो। प्ले में किसी मानुष आता है। तो मैं रुड़की में एक दिन जा रहा था कहीं, तो एक दुकानदार ने मुझे बुलाया, अरे प्रभाकर जी हैं आप? मैंने कहा जी हाँ। आप नाटक लिखते हैं? मैंने जी हाँ। मैंने आपका हम नाटक से बना जिसमें आपने हमको आदेश दिया था कि आप डंडे मारते ठीक रखिए। तो ऐसी घटनाएं भी हुई कि हमको वो लोग पकड़ कर कहते थे आपने उस प्ले में काम किया। और वो जो हमारे साथ महिलाएं थी, मधुमालती, राजकुमारी, विनोद कुकरेजा थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा, जिस वक्त उनको कोई जो प्ले उनको दीजिए, ऐसा नहीं कि उस ये मधुमालती को कहा कि भाई मधुमालती ये देखो ये प्ले है, कल हम ये इसको कैसे कर सकते हैं अभी? मैंने कहा मधुमालती 15 मिनट शेष हैं, तुम पन्ने पढ़ लो और स्टूडियो में आ जाओ। सब वो पन्ने पढ़ के स्टूडियो में आई और प्ले किया उसने, बहुत ही अच्छा हुआ। तो इस तरह का जो ज़माना था वो ज़माना फिर शायद मैं नहीं जानता अब है कि नहीं है। अब तो यंत्र आ गए हैं सारे, सब यंत्र से काम होता है। हम तो उस काम से करते थे, जब मैं अंदर था तब भी, बाहर था तब भी। तो दोनों अनुभव मेरे ऐसे काम करने के, रेडियो के, टीवी के, बहुत अच्छे हैं। जैसे कहा टेक्निकली उस ज़माने में आज के ज़माने में बहुत अंतर है। उस समय तो यहाँ तक था कि हमको कपड़े पहनने पर भी बंदिश थी, कपड़े सफ़ेद नहीं पहन सकते थे, वो सब करना पड़ता था। ऐसे ही स्टूडियो में रिकॉर्डिंग का था या बाहर था, वो सारा बहुत बंदिश था, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता था। तो हमको बड़ा प्रिकॉशन लेनी पड़ती थी, बड़े ध्यान से। वो हमको प्रोड्यूसर जो बता देता था कि देखो भाई इसको पढ़ना है तो ध्यान से रखना है, करना है। और खन्ना साहब कभी कभी वहाँ से, क्योंकि वो इतना वो लगा था बोर्ड शीशे का, उसके पीछे एक्टर वहाँ एक्टिंग कर रहे हैं, वो डायरेक्टर रहे हैं, करते करते वो बीच में ऐसे करके थोड़ा कम हो जाइए, कम खींचिए, फिर वॉइस कम कीजिए, ऐसा कहिए, या वो रोक कर एकदम उसको हम तो कहते थे कि देखो भाई इसका ध्यान रखो प्ले का, इस प्ले की आत्मा क्या है उसको तुम्हें ध्यान में रखना है। और एक बात हमने आत्मा की कही है, तो ये राजकुमारी, मधुमालती और जो कई नाम थे, ये इतने इस बारे में, ये राजेंद्र जी हैं, विनोद शर्मा हैं, और ये लोग जो थे इतने लय तय हो गए थे कि इनको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं होती थी। और वो प्ले इतना बढ़िया, कितने प्ले में इन्होंने काम किया होगा हमारे। हमें इनको देख कर आज जो खुशी हुई इसलिए कि हमारे बहुत से प्ले में इन्होंने काम किया है और बहुत बढ़िया काम किया है। तो इनकी वॉइस बहुत बढ़िया थी, तो अभी तक उनकी ये वॉइस है वैसी। विनोद शर्मा बेचारे तो नहीं रहे, बॉम्बे में चले गए, स्वर्ग चले गए। देवराज दिनेश भी नहीं रहे। देवराज दिनेश तो खैर हमारे बहुत ख़ास थे, वो तो लिखते भी थे और प्ले भी करते थे, और आवाज़ बड़ी बुलंद थी। तो इस तरह की बहुत है। इस्माइल, मोहम्मद इस्लामुद्दीन तो वो खैर वो तो प्रोड्यूसर भी थे, एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे। वो पाकिस्तान चले गए बाद में, बड़ा काम किया उस आदमी ने, और बड़ी जल्दी वो मेरे घर भी आ जाता था। इतनी बात, हम लोग घर में बैठ कर के 5-10 खन्ना घर आकर के हम छांटा करते थे, प्ले कैसे करेंगे मेरे घर पे आकर के। तो वो असल में वातावरण जो था वो एक और तरह का था। देश के नवनिर्माण की भावना हम लोगों के मन में थी, हम अपनापन कोई नहीं था, ये भावना हमारे अंदर भर दी गई थी। और इसी दृष्टि से हम लिखते थे, इसी दृष्टि से ये लोग प्रोड्यूस करते थे और उसमें अभिनय करते थे। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो तो हुआ रेडियो का और टेलीविज़न का शुरू का ज़माना। अभी आप टेलीविज़न देखते होंगे तो उसमें टेक्निकली कितना परिवर्तन आया है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने जो देखा है, आपके साथ ही देखा है, वो तो बहुत अच्छा था, सबका इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर था। लेकिन जो टेक्निकली परिवर्तन जो आ जाए वो बहुत सुंदर है।
जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे उस ज़माने में। मैं अब ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन वो ज़माना था जो हम व्यक्तिगत रूप से करते थे, अब मशीन का है। अब मशीन का ज़माना था, व्यक्ति में मशीन में जो अंतर होता है वो आज अंतर है। और अब जो सीरियल है ये सब कुछ है, इसमें हमको इसमें कोई बहुत रुचि नहीं है, सीरियल जितने चलते हैं, क्योंकि सीरियल में वो आत्मा तो रहती नहीं है, बाद में जो होती है वो फिर वो पृष्ठ पेषण करते चलते थे। पर शुरू में जैसे हुआ, जैसे हमारे प्ले को लेकर के कई सीरियल बनाए, तो वो तो प्ले हमारा था, इसलिए उसकी आवाज़ वैसे की वैसी रखते थे लोग। और बड़ा अच्छा, ऐसा नहीं कि उसमें अच्छा काम किया है। ये बात है 1954 की या 55 की, ऐसी बात है। ये कहानी वैसे कहानी कला की दृष्टि से चाहे इतनी वो ना हो, लेकिन प्रसिद्ध बहुत हुई। तूफान की तरह से मेरी सारी कहानियाँ ख़त्म हो गई, पर सारा लिटरेचर में गया, एक कहानी रही। जो संदेश है, जो गुप्त संदेश है, वो यही है कि क्या हम इस चरम सीमा को पहुँचेंगे तो पहुँचेंगे, फिर धरती घूमने बंद कर देगी, फिर क्या होगा। लेकिन अब जो टेलीविज़न है वो यंत्र बन गया है, और हमारे ज़माने में वो टेलीविज़न मनुष्य था। इंसान में यंत्र में जो अंतर है वो अंतर हमारे ज़माने में और आज के ज़माने में है, आज के ज़माने में है। तो उस अंतर को देखते हुए ही आपको आज के मेरे घर में है टेलीविज़न, लेकिन मैं नहीं देखता। मैं रेडियो से न्यूज़ सुनता हूँ, ये छोटा सा रखा हुआ है, रेडियो से न्यूज़ सुनता हूँ। रेडियो का ज़माना ही बदल गया। हमारे ज़माने में रेडियो पर जो नाटक होते थे, अब कहाँ है नाटक, अब तो होते ही नहीं है। कभी मुद्दत बाद एक आध सुनिए, वो भी ऐसे ही वैसे। और नहीं, हमारे ज़माने में तो सोमवार को, शनिवार को दो नाटक तो वीकली, हफ्ते में 2 नाटक तो होते ही थे। और उसके अतिरिक्त बीच में हो जाए वो, अपने एक शब्द में कहें तो उस समय हमारे अंदर नवनिर्माण की भावना थी। देश के नवनिर्माण की दृष्टि से हम सब काम करते थे, हम भी और रेडियो के जो दूसरे अधिकारी थे वो भी, और रेडियो की अभिनय करने वाले वो लोग भी, सब लोग एक रुट होकर काम करते थे। हमको उस ज़माने की याद करके बड़ा वो होता है। आज तो सब यंत्र बन गया है, यंत्र के समान काम करते हैं। तो भाई इससे ज़्यादा हम और क्या कहें।